मेरा शौहर एक नामर्द था। वो मेरी जायज़ ज़रूरियात भी पूरी नहीं करता था और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं जब भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करती, मेरे शौहर मुंह मोड़ लेते। आज भी मेरा मूड बना तो मियाँ साहब बाहर चले गए। उन्हें घर से निकले कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। जैसे ही मैंने उधर देखा तो सामने मेरा देवर आबिद खड़ा था। मुझे रोता हुआ देखकर वो मेरे करीब आया और मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने उसे हमेशा अपनों की तरह ही समझा था, इसीलिए उसका साथ पाते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगा, भाभी आप भाई के लिए क्यों रोती हैं? भाई पता नहीं आपसे प्यार क्यों नहीं करते। अब मैं आबिद को क्या बताती कि शादी के 1 साल बाद भी मैं कैसे अधूरी जिंदगी गुजार रही थी और ये बात मुझे कितना तड़पा रही थी। आबिद ने गहरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, चले भाभी हम एक खेल खेलते हैं, इस तरह आपका दिल बहल जाएगा। मैंने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर आबिद से कहा, बताओ क्या खेलना है। आबिद ने कांधे पर पड़े मेरे दुपट्टे को अपने हाथों में लिया और मेरे दोनों हाथों को मजबूती से बांधने लगा। मैं नासमझी से उसे देखते हुए बार बार पूछ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन बजाय मेरी बात का जवाब देने के वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, थोड़ा सब्र तो रखा करें, आपको तो हर बात की जल्दी होती है। मैं खामोश होकर बैठ गई और फिर उसने मजबूती से मेरे हाथ बांध दिए और फिर दराज से टेप निकाल कर लाया और मेरे होंठों पर टेप लगा दी। अब तो मैं उससे बात भी नहीं कर सकती थी और ना ही अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकती थी। और फिर उस रात खेल के नाम पर आबिद ने जो कुछ किया वो मेरी जान निकाल गया। मेरे हाथ और मुंह बांधकर उसने एक वीडियो मोबाइल में लगाकर मेरे आगे की, जिसे देखकर मैं शर्म से जमीन में गड़ गई। उस वीडियो में चलने वाला हर मंजर मुझे शर्म से पानी पानी कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मुझ में तो आबिद से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वीडियो आबिद ने मुझे दिखाई है, जिसे मैं अपना छोटा भाई समझती थी। वो कब इतना बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और वो वीडियो दिखाने के बाद वो मुझसे जिस बात का तकादा कर रहा था, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उसकी भाभी थी, वो अपनी भाभी को इस नजर से कैसे देख सकता था। खैर मैं भी मजबूर थी। शौहर तो नामर्द था, मेरे काबिल था ही नहीं, इसीलिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने देवर की बात मान ली। लेकिन उस रात देवर ने, मेरा नाम सोनिया है, मेरी शादी हुई तो ससुराल में सिर्फ ससुर और एक देवर मौजूद था। सास का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। घर में औरत की कमी को पूरा करने के लिए फिर खलील की शादी मुझसे कर दी गई। मेरे ससुर की बहुत सारी जमीनें और जायदाद थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन शादी के वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा राज हमसे छुपाया था, जिसके खुलने पर मैंने अपनी किस्मत पर उठ उठ आंसू रोई थी। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा था कि मैं सारी जिंदगी खुशियों के लिए तरस कर रह गई थी। मेरे खालू खाला ने किसी बोझ की तरह मुझे अपने सर से उतार कर खलील के साथ रुखसत किया था और शादी की पहली रात ही मुझ पर एक ऐसा राज खुला था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। शादी की वो रात जो अरमानों भरी होती है और हर लड़की अपने शौहर के साथ खलवत के खूबसूरत लम्हात की ख्वाहिश करती है। उस रात मुझे पता चला था कि मेरा शौहर मेरी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के काबिल ही नहीं है, वो एक नामर्द है। और ये बात उसने मुझे खुद अपने मुंह से बताई थी। मैं हैरानी से उसे देख रही थी और फिर वो कहने लगा कि परेशान ना हो, मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे हाथ में तोहफा थमाकर वो खुद कपड़े तब्दील करने के लिए चला गया और मैं अपनी जगह सख्ते में बैठी रह गई थी। मैंने उस तोहफे को खोलकर भी ना देखा था और ऐसे ही साइड टेबल पर रख दिया था। सारे जज्बात ठंडे पड़ चुके थे और मैं सोच रही थी कि मेरे खालू खाला ने मुझ पर कैसा सितम ढाया है। माना कि मैं यतीम थी, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं था कि वो आंखें बंद करके मुझे किसी के साथ भी रुखसत कर देते। अपने कांधों से बोझ उतारने के लिए उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी को बोझ बना दिया था और अब मैं इस बोझ को ढोने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर में खलील कपड़े तब्दील करके आया और बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेटकर ऐसे सो गया जैसे उसे मुझसे कोई गर्ज ही ना हो। और मैं जो इतनी तैयारी करके आंखों में इतने ख्वाब सजाए उसके इंतजार में बैठी थी, मुझे अपना आप बेमोल महसूस होने लगा था। मैंने बड़ी बेदिली से उठकर अपने कपड़े तब्दील किए और सारी रात करवटें बदलती गुजार दी। अगली सुबह मेरी आंख रात भर जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। एक 14 साल बच्चा भागता हुआ मेरे पास कमरे में आया और सीधा मेरे गले से लग गया और मुझे प्यार करते हुए कहने लगा, दुल्हन आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं हैरत से उस गोल मटोल बच्चे को देख रही थी जो बला का खूबसूरत था और बेइंतहा मासूम भी। और फिर मेरे शौहर ने मुझे बताया कि ये मेरा छोटा भाई आबिद है, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उस मासूम से बच्चे पर बहुत प्यार आया और मैंने बेख्तियार उसके गालों पर बोसा ले लिया। उस दिन के बाद से आबिद मेरे पास ही रहने लगा था। हर छोटी से छोटी बात पर मेरे गले लग जाता, मुझे प्यार करता, मेरी चूड़ियों से खेलता और सबसे बढ़कर ये कि वो मुझे सवेरा कहता था। जैसे जैसे शादी को दिन गुजरने लगे मुझे इस कमी का एहसास बहुत ज्यादा होने लगा जो मेरी जिंदगी में थी। मैं शादीशुदा होकर भी अभी तक कुंवारी थी और अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तड़प रही थी। मैंने कई बार खलील से कहा कि वो अपनी कमी के बारे में मुझे भी तो कुछ बताए,
मैंने तो उन्हें कभी कोई दवा खाते नहीं देखा था, लेकिन जब भी मैं ये बात करती वो गुस्से में आ जाते और बुरी तरह चीखले चिल्लाने लगते। ऐसे में आबिद डाल बनकर मुझे बचाने चला आता और मेरी खातिर अपने भाई से लड़ना शुरू कर देता। आबिद के आते ही खलील खामोशी से घर छोड़कर निकल जाते और वो मुझे अपने गले से लगा लेता और कहता कि सवेरा आप फिक्र ना करें, भाई जब भी आपको कुछ कहेंगे तो मैं आपको बचा लूंगा। भाई को तो हमेशा से ही गुस्सा करने की आदत है। आबिद को मेरे और खलील के बीच के मामलात का हरगिज भी इल्म नहीं था। वो बस मेरी मोहब्बत में भागा चला आता था और यही बात मेरे ससुर को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन जब आबिद स्कूल गया हुआ था, मेरे ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, आबिद को समझाओ कि वो तुम्हारे और खलील के मामलात में दखल अंदाजी ना किया करे। वो अभी बच्चा है और उसे मियाँ बीवी के दरमियान की बातों का इल्म ना ही हो तो अच्छा है। अगर उसे सच पता चले तो उसके ज़हन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मेरे ससुर के लहजे ने मुझे ये बावर करवा दिया था कि उन्हें अपने बेटे की बीमारी का इल्म है और इसके बावजूद भी उन्होंने जानबूझकर मेरी और अपने बेटे की शादी करवाई है। मेरा दिल उनकी तरफ से इकट्ठा हो गया था। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली आई और उस दिन के बाद से मैंने आबिद के साथ अपना ताल्लुक कुछ महदूद कर लिया। लेकिन ये बात आबिद से बर्दाश्त ना हुई और वो खाना पीना छोड़कर अपने कमरे में बंद हो गया। मैंने उसे मनाने की कोशिश की तो वो रोते हुए कहने लगा कि अम्मा के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था। एक आप ही तो मेरा सहारा है और आपने भी मुझसे किनारा कर लिया है। अब मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मुझे छोड़कर चला जाता है। आप ही बदल गई हैं। आबिद की इस बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया और मैंने जल्दी से उसे सीने से लगा लिया और कहा कि ऐसी बात नहीं है आबिद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम मेरे और खलील के दरमियान ना आया करो। तुम्हारे अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगती। आबिद मेरे गले से लग गया और कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब भाई आपको डांटते हैं और बुरा भला कहते हैं। मुझे उसके अंदाज पर प्यार आने लगा और मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी कि आबिद की सूरत मेरी जिंदगी में कोई तो ऐसा है जिसे मेरी खुशी और दुख का ख्याल है। उस दिन के बाद से मैंने आबिद को खुद से दूर ना किया, बल्कि मैं ये कोशिश करने लगी कि मेरे और खलील के झगड़ों की आवाज हमारे कमरे से बाहर ना जाए, क्योंकि मेरे ससुर की बात दुरुस्त थी कि हमारे झगड़ों का आबिद के जहन पर बुरा असर पड़ सकता है। मेरी और खलील की शादी को 5 साल गुजर गए थे। पता ही नहीं चला था कि ये 5 साल कितनी तेजी से गुजरे हैं। मेरा देवर जवान हो चुका था और वो फर्स्ट ईयर में आ गया था और इन सालों में वो मेरे इस कदर करीब हो चुका था कि मेरे बगैर उसका एक लम्हा भी नहीं गुजरता था। एक वही तो था जिसके सहारे मैं इस घर में अपनी जिंदगी काट रही थी। वो मेरे साथ ना सिर्फ अपनी दिल की हर बात शेयर किया करता, बल्कि ऊट पटांग हरकतें करने से भी बाज ना आता। ऐसे ही एक दिन मैं खाना पकाने में इस कदर मसरूफ थी कि मुझे पता ही ना चला कि कब वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और फिर उसने अचानक इतनी जोर से आवाज दी कि मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई। मुझे देखकर वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, सवेरा आप तो बहुत ही छोटा दिल रखती हैं, जरा सी बात पर डर जाती हैं। मैंने नाराजगी से एक हल्का सा थप्पड़ आबिद के सर पर लगाया और कहा कि तुम भी तो नहीं सुधरते हो, चलो जाओ अपने कमरे में, यूनिफॉर्म चेंज करो और फिर खाने के लिए आ जाओ। वो मेरे गाल खींचकर अपने कमरे की तरफ भागा और मैं हंस दी। मेरी तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मेरा देवर ही मेरे लिए बच्चों की तरह था। वो जवान था लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह थी। मैं ही उसकी भाभी थी और दोस्त भी, इसीलिए वो अक्सर मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब शरारतें किया करता था। गुजरे 5 सालों में मैंने एक माँ की तरह उसकी परवरिश की थी, क्योंकि उसकी अपनी माँ तो बहुत पहले ही इंतकाल कर गई थी। इसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा मानूस होता चला गया था और बिला झिझक मेरे करीब आ जाया करता था। कभी कभी तो वो मेरे गले भी लग जाता और मुझे इस बात में कोई आर महसूस ना होती। उसके जाते ही मैंने जल्दी से टेबल सेट की और जैसे ही वो टेबल पर आया तो अपनी मनपसंद बिरयानी देखकर खुशी से खिल उठा। कहने लगा, सवेरा मुझे खुद खिलाएं। मैं अक्सर ही उसकी पसंद के खाने पकाया करती थी, क्योंकि अपने शौहर खलील की पसंद और नापसंद से तो मैं वाकिफ ही नहीं थी। वो मुझसे ऐसे कतराते थे जैसे कोई गैर मर्द हो। मेरे हाथ से खाना खाने वाली बात पर मैंने गुस्से से आबिद को देखा और कहा, तुम कब बड़े होगे? अब क्या मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह अपने हाथों से नवाले खिलाऊं? मेरी बात पर उसने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया, तो मैंने भी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से छोटे छोटे नवाले बनाकर खिला दिए। मेरी जिंदगी में आबिद के अलावा और था ही कौन? मेरा शौहर तो सारा दिन न जाने कहाँ गायब रहता था। रात गए घर लौटता तो फिर भी मुझे वक्त ना देता था। ऐसे में आबिद ही मेरी जीने की वाहिद वजह थी। उसकी मोहब्बत ने ही मेरे दिल से औलाद की ख्वाहिश मिटाई थी। घर में आबिद के अलावा मेरे ससुर भी थे, लेकिन वो सारा वक्त अपने कमरे में ही गुजारते थे। मैं आबिद को खाना खिलाते हुए सोच रही थी कि शायद मैं सारी जिंदगी बेऔलाद ही रहूंगी। अगर देवर की सूरत में मुझे आबिद का साथ ना मिला होता तो शायद मैं मरीज बन जाती। मुझे सोचों में गुम देखकर आबिद ने मेरी उंगलियों को अपने दांतों तले दबा लिया और अचानक ही मेरी चीख निकली तो कहने लगा, आप पता नहीं सारा वक्त कहाँ घूम रही थी। उसकी बात पर मैं उदास हो गई और कहने लगी कि मैं कहाँ गुम होंगी। आबिद ने मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तो सवेरा फिर आप अपनी जिंदगी को बदल क्यों नहीं लेती हैं? कब तक ऐसे ही रहेंगी? आपका भी तो जिंदगी भर पूरा हक है ना, आप भी खुलकर सांस लिया करें। उसने अचानक ही मेरे हाथों को पकड़ा और मेरी आंखों में देखकर ऐसी बातें करने लगा कि मैं घबरा गई और मैंने फौरन उसे डांट कर कहा, तुम दिखने में ना समझ हो
लेकिन बातें तो ऐसे करते हो जैसे बहुत बड़े हो गए हो। मेरी बात पर वो खुलकर हंसा और कहने लगा कि आप पता नहीं क्यों मुझे बच्चा ही समझती हैं। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, बल्कि बड़ा हो गया हूँ। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते जल्दी जल्दी उसे खाना खिलाया और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली आई। लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया। बिस्तर पर मेरे साथ ही लेटकर बातें करने लगा। पहले भी वो मेरे साथ बिस्तर पर लेट जाया करता था, लेकिन आज इस तरह की बातें उसने की थी। इसके बाद उसका मेरे बराबर में यूं लेटना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और फिर थोड़ा सा संभल कर बैठ गई। वो काफी देर तक मुझसे बातें करता रहा। खलील के रवैये के बारे में भी उसने काफी सवाल किए, लेकिन मैं बस मुस्कुराकर उसकी बात टाल गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दो भाइयों के दरमियान कोई दरार आए और वो अपने ही भाई से नफरत करने लगे। कुछ घंटे मेरे साथ गुजार कर वो वापस गया तो मैं सोचने लगी कि शायद वाकई ही आबिद बड़ा हो रहा है और मुझे ही थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी सोच की नफी की। वो मेरे हाथों में पलने वाला बच्चा था। मैं उसको लेकर कैसे कोई गलत बात सोच सकती थी। मैंने एक माँ की तरह उसे परवान चढ़ाया था। अलबत्ता मेरे ससुर दबे दबे लफ्जों में मुझे यही बावर करवाते थे कि मुझे आबिद को अपने से दूर रखना चाहिए ताकि वो मेरे मामलात में ज्यादा दखल ना दे। लेकिन मैं आबिद को जितना खुद से दूर करती उतना वो मेरे करीब आ जाता और मैं चाहकर भी उसे अपने आप से अलग ना कर पाती। और फिर एक रात जब मेरा और खलील का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो खलील घर से निकल गया और आबिद मेरे कमरे में चला आया। शायद आज मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सकी थी और इसीलिए हमारी आवाजें कमरे से बाहर गई थी और आबिद के कानों में पड़ गई थी। आबिद को देखकर मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था और उसके कांधे पर सर रखकर अपने आंसू बहाकर अपना दिल भी हल्का कर लिया। लेकिन फिर आबिद ने मेरे साथ खेलने की फरमाइश की तो मैंने इनकार ना किया। मैं भी चाहती थी कि उसका ध्यान बढ़ जाए और वो मेरे और अपने भाई के झगड़े को भूल जाए। इसीलिए मैं उसकी बातों में आ गई और जैसे जैसे वो कहता गया मैंने वैसा ही किया। उसने मेरे दोनों हाथ भी बांध दिए और मुंह पर भी टेप चिपका दिया। वो पहले भी मेरे साथ कई दफा इस तरह के खेल खेल चुका था, इसीलिए मैंने उसकी बात को ज्यादा महसूस ना किया था। लेकिन फिर जैसे ही उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर एक वीडियो चलाकर मेरे आगे रखी तो मेरे ओसान खता हो गए और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके आगे शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगी। उस वीडियो को खत्म होने तक मैं पूरी तरह शर्म से पानी पानी हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से ये मैंने नजर उठाकर आबिद की तरफ देखा था जो मेरे ही चेहरे को देख रहा था। मैं आबिद से पूछना चाहती थी कि ये सब क्या है, तुम्हें वीडियो कहाँ से मिली है। वो मेरी नजरों का मफहूम समझ गया था, इसलिए धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा मैंने इसीलिए आपके हाथ बांधे थे कि कहीं आप मेरा मोबाइल फोन ही ना तोड़ दें। अब तो आपने पूरी वीडियो देख ली है और आप जानती हैं कि आगे आपको क्या करना है। इसके बाद उसने मुझसे ऐसा तकादा किया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चाहता था कि मैं उसके भाई से तलाक ले लूं। उसने मेरे मुंह से टेप हटाई और कहने लगा कि आपके शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब्बा भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं और वो भी सच से वाकिफ हैं। आबिद की इस बात ने तो मेरे सर पर आसमान गिरा कर रख दिया था। मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया था और मैं इतने सालों तक बेवकूफ बनी रही थी। इस वीडियो में खलील एक तवाइफ के साथ था और वो दोनों इस वीडियो में जैसी हरकतें कर रहे थे उन हरकतों से ये बात मेरे सामने पूरी तरह खुलकर आ गई थी कि मेरा शोहर न मर्द नहीं था, बल्कि उसने मुझसे ये झूठ कहा था। और इस वीडियो के इख्तिताम पर मेरे देवर आबिद ने मुझे बताया कि भाई ने आज तक झूठ का सहारा लिया क्योंकि वो एक तवाइफ से मोहब्बत करते हैं और अब्बा उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए जबरदस्ती भाई की शादी आपसे करवा दी। लेकिन भाई को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो भाग भाग कर उसी औरत के कोठे पर जाते हैं। मैं हैरानों परेशान आबिद को देख रही थी जो मुझे इतनी कड़वी और तल्ख हकीकत बताने के बाद ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और वो मुझसे शादी करके मुझे खुशी देना चाहता था। मेरा कोई मेका नहीं था और मैं बहुत अरसे से खलील के झूठ में फंसी हुई थी और अब मैं भी इस झूठ से बाहर निकलना चाहती थी। इसीलिए खलील के आते ही मैंने अपने ससुर के सामने तलाक की बात रख दी। मेरे ससुर ने मुझे बहुत रोकना चाहा, लेकिन खलील ने मेरे तलाक मांगते ही फौरन मुझे 3 बोल कहकर आजाद कर दिया। वो तो शायद इसी दिन के इंतजार में था कि कब मैं उसे तलाक मांगती और वो हंसी खुशी मुझे छोड़ देता। लेकिन मैं इस वजह से मजबूर थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, मगर अब मैं मजीद इस धोखे की जिंदगी में नहीं रह सकती थी। मेरे और खलील के दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक ही नहीं था, इसलिए मुझ पर किसी किस्म की कोई इज्जत लागू नहीं होती थी। तलाक के लफ्ज सुनने के बाद मैंने रोते हुए अपना सामान समेटना चाहा तो आबिद ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और अब्बा से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। इतने सालों में आबिद के अब्बा भी मेरे किरदार और मेरी खूबियों से वाकिफ हो चुके थे और मुझे पसंद करने लगे थे, इसीलिए उन्होंने मेरा और आबिद का निकाह पढ़ा दिया। आबिद के अब्बा की अपनी जमीनें थी और पैसे जायदाद की तो कोई कमी ही नहीं थी, इसीलिए आबिद से शादी के बाद मुझे कोई परेशानी ना हुई और मैं दूसरे महीने में ही हामला हो गई। मैं जिसे अपना बच्चा समझती थी वो आज मेरा शौहर बन चुका था और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। कभी कभी मैं आबिद की तरफ देखती हूँ तो उसकी बेलौस मोहब्बत मुझे उसका गुलाम बनने पर मजबूर कर देती है। अगर आबिद मेरी जिंदगी में ना होता तो शायद मैं सारी जिंदगी खामोशी से गुजार देती। मेरे ससुर ने खलील को घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने सभी को धोखे में रखा हुआ था
और शायद मेरे ख्याल में उसने कोई शादी भी रचा रखी थी।